सीजी डीएलएड और सीजी बीएड प्रवेश काउंसलिंग के प्रक्रिया के बारे में आपको डिटेल जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। इस वीडियो में जो जानकारी दिया जाएगा यह रहेगा मेरिट लिस्ट के बारे में। मेरिट लिस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपको आगे क्या करना पड़ेगा। आपको आगे की लिस्ट में आने के लिए अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया लेकिन आपको कॉलेज को बदलना है तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट में नाम आ भी गया और आगे आपको क्या करना है। नाम आ गया, आपको कॉलेज बदलना है, नाम आ गया तो आपको आगे किस प्रकार से और प्रक्रिया करना होगा एडमिशन के लिए काउंसलिंग में। उसके साथ मेरिट लिस्ट में नाम आ गया लेकिन प्रवेश नहीं ले पाए हैं किसी कारणवश, तो आपको आगे जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा अगले चरण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यह सभी जानकारी सीजी डीएलएड काउंसलिंग और सीजी बीएड काउंसलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। और यह दोस्तों सीजी डीएलएड मेरिट लिस्ट और सीजी बीएड मेरिट लिस्ट के बारे में यह डिटेल जानकारी रहेगा। इसके पश्चात आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगा मेरिट लिस्ट को लेकर, तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर एक अपडेट समय पर मिलता रहे। तो मेरिट लिस्ट किस प्रकार से जारी किया जाएगा, तो आपको सीट आवंटन प्रक्रिया के बारे में यह जानकारी है कि दोस्तों संस्थाओं और महाविद्यालय के विकल्प एवं संस्थाओं और महाविद्यालय में उपलब्ध सीट और अभ्यर्थी की जो प्री बीएड परीक्षा है, प्री डीएलएड परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर संयुक्त मेरिट लिस्ट के जो जारी किया गया है सीजी व्यापम के द्वारा, उसके अनुसार महाविद्यालय में सीट आवंटन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट क्रम प्री टेस्ट के प्राप्तांक अगर समान होते हैं, कोई अभ्यर्थियों का जो नंबर अगर समान हो जाता है तो उनको जन्म तिथि में आयु बड़ा होगा तो वह मेरिट लिस्ट में आगे होगा। अगर जिनका एज अधिक है उनको मेरिट लिस्ट में पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, और अगर जिनका दोस्तों जन्म तिथि अगर छोटा है जन्म तिथि में तो उनको दोस्तों सेकंड प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर जन्म तिथि समान होने पर अभ्यर्थियों का नाम अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार अपनाया जाएगा। देखिए, अगर कोई अभ्यर्थी का नाम समान हो जाता है तो उनको जन्म तिथि के आधार पर, अगर जन्म तिथि भी समान हो जाता है तो उनके अंग्रेजी वर्ण क्रम के आधार पर उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों मेरिट लिस्ट के बारे में अब देखते हैं। 5.2 में इस पर कहा गया कि हर एक चरण के लिए 2 मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों यह है कि पहले और दूसरे चरण की आवंटन प्रक्रिया में एक बार ही आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरने के लिए मौका दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट चरण है तो फर्स्ट चरण में 2 मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा जिसके लिए आपको एक ही बार अपना काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको विकल्प फॉर्म को ऑनलाइन जमा करेंगे, मतलब ऑनलाइन भरेंगे। उसके पश्चात प्रत्येक चरण के लिए प्रत्येक फेस के लिए 2 मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। यदि आपका नाम प्रथम चरण में अभ्यर्थी को कोई भी महाविद्यालय में नाम आ जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो उन्हें उस महाविद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक होगा। मतलब आप जिस भी कॉलेज में अगर आपका नाम आ जाता है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ ले सकते हैं। अगर आप प्रवेश नहीं लेने पर अभ्यर्थियों का नाम अगला सूची में नहीं आएगा, और यह अगला सूची में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर आप जिस कॉलेज में अगर आपका नाम आया है और आप उस कॉलेज में नाम आने के बावजूद एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, कॉलेज को बदलना चाहते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, विकल्प फॉर्म भरे थे, उसी आईडी पासवर्ड को आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। उस कॉलेज में जो आपको अलॉट हुआ है उसको, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको अलॉटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है, डिक्लाइन कर देना है। तभी आपका दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग हो या सेकंड काउंसलिंग हो या थर्ड काउंसलिंग हो, तभी आपका जैसे एक काउंसलिंग में 2 मेरिट लिस्ट आता है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो एडमिशन लेना आवश्यक है। अगर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो उसको आपको डिक्लाइन कर देना है, तभी आपका नाम दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। जैसे कि आपका नाम आ गया है, मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट में आया है, फर्स्ट चरण का सेकंड मेरिट लिस्ट में, और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको उसको डिक्लाइन करेंगे और आपको जो सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए फिर से फॉर्म भराया जाएगा तो उसमें आपको फिर से फॉर्म भरना होगा, तभी आपको मेरिट लिस्ट में सम्मिलित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और अगर आपका नाम पहला मेरिट लिस्ट में ही आ जाता है जिस भी कॉलेज में, अगर वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो भी आपको डिक्लाइन करेंगे और तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए आपको सम्मिलित कर लिया जाएगा। जिससे आपको अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, फर्स्ट आने के पश्चात सेकंड में नहीं आता है, तो आपको सेकंड राउंड के लिए फिर से आप अपना फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको सेकंड चरण के लिए एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप कॉलेज में बदलाव करना चाहते हैं, जो सिलेक्ट किए रहेंगे कॉलेज में सीट के अनुसार, तो आप उसको ऑनलाइन से आपको परिवर्तन करके फिर से आपको फॉर्म भरेंगे और फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है। इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल गया होगा। अगर कोई भी आपके मन में संदेह होता है तो कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को आपको दोस्तों में शेयर जरूर करें। एक बार और आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से करना होगा, वह आपको थंबनेल के हिसाब से बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, चाहे वह डीएलएड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सीजी डीएलएड में या सीजी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट पर कहा है मेरी लिस्ट में नाम नहीं आया है, आगे क्या कर। अगर आपको नाम नहीं आया है तो आपके नाम को स्वतः ही अगले चरण के लिए सम्मिलित कर लिया जाएगा।
आपको किसी प्रकार से कोई संदेह नहीं करना होगा। आपको फर्स्ट चरण में डाल रहे हैं या सेकेंड में या थर्ड में, अगर आपका नहीं आता है तो आपको अगले चरण के लिए ऑटोमेटिक से सम्मिलित कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका नाम आ जाता है और कॉलेज को बदलना चाहते हैं तो आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा जो आपको अलॉट हुआ है कॉलेज, तभी आपको सेकेंड कॉलेज में अलॉटमेंट होगा। वहाँ पर जो मेरिट लिस्ट जारी किए रहेंगे उसके प्राप्तांक के अनुसार आपको अलॉट होगा। इसके पश्चात दोस्तों अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आपको आगे क्या करना होगा, तो आपको जो अब जिस कॉलेज को आपको अलॉट किया गया है उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने आईडी से लॉगिन करेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से के लिए जो काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरे थे उसको आपको लॉगिन कर लेना है उस आईडी को। उसके पश्चात आपको अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के पश्चात अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज के साथ उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना होगा। इसके पश्चात अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और प्रवेश नहीं ले पाए हैं किसी कारणवश, तो आगे आपको क्या करना होगा, मतलब एक्सेप्ट भी नहीं किए, नहीं डिक्लाइन नहीं किए, तो आपको अगले चरण के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ऑटोमेटिक से रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आपको अगले चरण में फिर से सम्मिलित होना है तो फिर से आपको काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरेंगे, फीस पेमेंट करेंगे, कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, तो ही आपको अगले स्टेप के लिए, अगले चरण के लिए एडमिशन के लिए सम्मिलित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो इस बात को दोस्तों ध्यान रखना। इस प्रकार से CG DLED मेरिट लिस्ट और CG BEd मेरिट लिस्ट के बारे में जो भी अगर आपको संदेह होता है और तो वीडियो में तो कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर करें। इस प्रकार से सब CG BEd काउंसलिंग और CG DLED काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन के लिए आप सम्मिलित हो सकते हैं और अपने कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने पढ़ाई को आगे जारी रख पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जानकारी इस वीडियो को शेयर करें, आपके सभी दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें।